हेलो एवरीवन। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे ब्रेजनहेम्स सर्कल ड्राइंग एल्गोरिथम। पहले हम लोग एल्गोरिथम के स्टेप्स को समझेंगे और उसके बाद इससे रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जिससे कम्प्लीटली कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। प्रीवियस सेशन में हम लोग ब्रेजनहेम्स लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम को डिस्कस किए और उससे भी एक हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस किए थे। तो यहाँ पे हम लोग का मेन पर्पस क्या है, इस एल्गोरिथम का सर्कल को ड्रॉ करना है। तो सर्कल को ड्रॉ करने में हम लोग कौन कौन से पैरामीटर्स यूज करेंगे, क्या स्टेप्स है इस एल्गोरिथम का, उसके बारे में हम लोग पहले समझते हैं क्या रिक्वायरमेंट था। जैसे हमारे पास यह एक सर्कल है, तो सबसे पहले जो है ना इसको 8 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। जैसे ये हमारे पास एक सर्कल हो गया और सर्कल का क्या होता है, सेंटर होता है और उसका रेडियस होता है। तो इस सेंटर से जो हम लोग अगर इसको हम लोग इस तरह से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास दो पार्ट हो गया। अगर इसको फिर से एक बार डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 4 पार्ट्स हो गया। अगर हम लोग यहाँ से इस तरह से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 6 पार्ट हो गया। और यहाँ से अगर हम लोग डिवाइड कर देते हैं तो कितना हो गया, हमारे पास 8 पार्ट्स हो गया। और इनमें से किसी भी एक पार्ट्स को आप उठा लेंगे तो इसको कहेंगे ऑक्टेंट। एक पार्ट को क्या कहेंगे, ऑक्टेंट। मतलब कि एक सर्कल में कितना ऑक्टेंट हो रहा है, 8 ऑक्टेंट हो रहा है। तो हमें रिक्वायर्ड क्या होगा, तो हमारे पास यहाँ पे सेंटर का कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए और उसका रेडियस पता होना चाहिए। बस इतना हमारे पास मिलेगा। उसके बाद ब्रेजनहेम सर्कल ड्राइंग एल्गोरिथम का जो स्टेप बाय स्टेप हम लोग कॉन्सेप्ट समझेंगे उसको यूज करेंगे और इजिली जो है ना सर्कल हम लोग को ड्रॉ कर पाएंगे। लेकिन सर्कल जब हम लोग ड्रॉ करते हैं तो उसमें हम लोग क्या पूरे सर्कल का कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं, तो नहीं। यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है कि आप एक पॉइंट फाइंड कीजिए, फिर दूसरा पॉइंट, फिर तीसरा पॉइंट, फिर इस तरह से जो है ना पॉइंट कीजिए। तो यहाँ पे क्या हो गया कि आपका एक जो है ना ऑक्टेंट पूरा हो गया। ये हमारा अगर अलग निकाल के देते हैं तो ये हमारा क्या हो गया, एक ऑक्टेंट हो गया। और इस तरह का एक 8 ऑक्टेंट है यहाँ पे। तो किसी एक ऑक्टेंट का हम लोग कंप्लीट कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे और उसके बाद जो है ना इसको कंप्लीटली करेंगे। सिंपल में कहें कि अगर इस एग्जाम्पल को अगर आप देख पा रहे हैं, इस फिगर को हम लोग देखते हैं तो हम लोग यहाँ से पॉइंट जो ए है और पॉइंट बी है, तो हमारा मेन पर्पस है कि पॉइंट ए से पॉइंट बी को मिलाने वाली जो लाइन है इसके जितने भी कोऑर्डिनेट्स, इंटरमीडिएट कोऑर्डिनेट्स होंगे उन सभी के कोऑर्डिनेट्स हम लोग को फाइंड करना है। यानी कि मेन पर्पस क्या होगा कि पॉइंट ए से पॉइंट बी तक के जितने भी इंटरमीडिएट कोऑर्डिनेट है उसको फाइंड करेंगे और ए से बी हम लोग आर्क किस तरह से ड्रॉ कर देंगे। तो हमारा ए से बी हमारा क्या होगा, ये हमारा आर्क ड्रॉ हो जाएगा ए से बी। अगर ए से बी मिल जाता है, ये वाला मिल गया हमारे पास, तो उसके बाद क्या बचेगा, यहाँ पे अगर हम पॉइंट सी को कंसीडर करते हैं तो हमारा बी से सी बचेगा, ये वाला बचेगा। तो हम लोग जैसे ही ए और बी फाइंड कर लेंगे, बी और सी हम लोग इजिली फाइंड कर लेंगे, उसको हम लोग लास्ट में ट्रिक के माध्यम से देखेंगे। मतलब मेन पर्पस क्या है, हम लोग को किसी एक ऑक्टेंट का आर्क को फाइंड करना है, उसके जितने भी इंटरमीडिएट कोऑर्डिनेट होंगे ए और बी के बीच में उसको फाइंड करना है। सिंपल उतना ही आपको, यानी कि पूरे सर्कल का 1/8 पार्ट जो है ना, 1/8वां पार्ट जो है ना हम लोगों को ड्रॉ करना है और बाकी कोऑर्डिनेट्स हम लोग जो है ना ट्रिक से फाइंड कर लेंगे। मेन पर्पस इसका यही है। अब इसको ड्रॉ करने के लिए हमारे पास क्या क्या पैरामीटर्स होना चाहिए, तो पहले तो हमारे पास यहाँ पे हम लोग कंसीडर करेंगे कोई भी सर्कल है तो उस सर्कल के पास जो है ना उसका सेंटर होगा। अब सेंटर का कोऑर्डिनेट हम लोग x1 और y1 कंसीडर कर लेंगे और इसका रेडियस होगा, रेडियस। तो रेडियस को हम लोग r कंसीडर कर लेंगे। आप स्मॉल r, कैपिटल R कुछ भी कंसीडर कर सकते हैं। अब ये जो हमारे पास तो सर्कल जब होगा तो इतना तो हमारे पास पैरामीटर्स पहले से होगा। अब यहाँ से हम लोग को शुरुआत करना है ब्रेजनहेम सर्कल ड्राइंग एल्गोरिथम का यूज करना है। तो पहले स्टेप में हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे हम लोग कंसीडर कर लेंगे कि हमारा जो पॉइंट है यहाँ से आपको जो है ना ए से बी तक आपको यहाँ ड्रॉ करना है। तो पहला जो यहाँ पे पॉइंट है ए, तो ए का कोऑर्डिनेट आप देखेंगे तो ए क्या है, आपका वाई एक्सिस हो रहा है। तो वाई एक्सिस पे एक्स का कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0। और ये पूरा जो है ना, जो यहाँ पे ओरिजिन से देखेंगे ए तक का डिस्टेंस है कितना होगा, आर होगा, रेडियस होगा, यानी कि 0, रेडियस। यानी कि जो ए का कोऑर्डिनेट है यहाँ पे हम अलग करके दिखाते हैं। तो यहाँ पे आपका जो पॉइंट ए है, तो यहाँ पर जो है ना ये वाला डिस्टेंस जो आपको बन रहा है, ए आर बन रहा है, ये आपका वार, यहाँ से यही वाला डिस्टेंस आपको, यहाँ पे पॉइंट क्या हो गया आपका, बी हो गया। अगर हम इसको जो है ना यहाँ से आपको, तो ये से बी तक आपको आना है। तो यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेट हो गया, एक्स का कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा क्योंकि वाई एक्सिस पे एक्स 0 होता है
और y क्या हो जाएगा यहाँ पे r हो जाएगा। तो हम लोग को पहले स्टेप में जो हमको मानना है x1 कोऑर्डिनेट, जो यहाँ पे हम लोग कंसीडर किए, x1 का वैल्यू क्या हो जाएगा 0 और y1 का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा r के बराबर हो जाएगा। बस हम लोग को यहाँ पे अब देखिए r हम लोग को मिल गया, यहाँ पे कैपिटल हम कंसीडर कर ले रहे हैं, r हम लोग को मिल गया, x1 और y1 मिल गया है, तो हमें एक डिसीजन पैरामीटर कैलकुलेट करना होता है और उस डिसीजन पैरामीटर के रेस्पेक्ट में हम लोग कोऑर्डिनेट को फाइंड करेंगे। तो कैसे हम लोग डिसीजन पैरामीटर यहाँ पे फाइंड करेंगे, तो उसका जो यहाँ पे फॉर्मूला है, डिसीजन पैरामीटर को हम लोग कंसीडर कर लेंगे यहाँ पे p, और p का वैल्यू है 3 - 2 मल्टीप्लाई बाई रेडियस। तो ये हमारा डिसीजन पैरामीटर यहाँ पे मिल जाएगा 3 - 2 इंटू रेडियस। अब यहाँ से हम लोग को देखिए r पता है सर्कल का और 3 कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट, तो हम लोग इजीली जो है ना यहाँ पे p का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। अब यहाँ पे हम लोग क्या करना है कि यहाँ पे अब हम लोग डिसीजन लेना शुरू करेंगे। ये क्या है डिसीजन पैरामीटर, p क्या है डिसीजन पैरामीटर। तो डिसीजन क्या लेंगे कि क्या p को चेक करेंगे कि क्या p जो है ना 0 से छोटा है या p का वैल्यू बड़ा या बराबर है 0 के। दो कंडीशन यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे, या तो p का वैल्यू 0 से छोटा होगा यानी कि 0 यानी निगेटिव होगा, या फिर उसका वैल्यू पॉजिटिव होगा, नहीं तो 0 होगा। अब इन दोनों केस में हम लोग को कंसीडर करना है x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये हम लोग ऑक्टेंट जो हम लोग यहाँ पे निकाले, ये ऑक्टेंट जिसको हम लोग वैल्यू फाइंड करेंगे, जिसका वैल्यू फाइंड करेंगे यहाँ से यहाँ तक एक ऑक्टेंट का, ये आपका 0 है, यहाँ पे पॉइंट a है और यहाँ पे पॉइंट आपका b है। अब इसमें जो हम लोग वैल्यू को फाइंड करेंगे तो आप देखेंगे कि जो यहाँ से जो वैल्यू आ रहा है, स्टार्टिंग हो रहा है x का वैल्यू 0 से और y का वैल्यू यहाँ तक जा रहा है r। तो सर्कल में r से ज्यादा वैल्यू तो कुछ किसी चीज का होता ही नहीं है, उसी r के सरकमफ्रेंस पे जो है ना हर पॉइंट को मूव करेंगे। इसका मतलब है कि 0 जो है ना यानी कि x जो है ना हमेशा छोटा होगा किससे, y से, x हमेशा छोटा होगा y से। और एक कंडीशन कब तक चलते रहेगा, जब तक कि x और y बराबर ना हो जाए, तो उसको हम लोग अभी देखेंगे। अब यहाँ पे हम लोग को दो कंडीशन के इर्द गिर्द घूमना है, किसके, तो आपका जो है ना x का वैल्यू किसी भी केस में, चाहे वो p का वैल्यू 0 से छोटा हो या p का वैल्यू 0 से बड़ा हो, x का वैल्यू बढ़ेगा, इसमें भी बढ़ेगा, यानी कि x k + 1 जब हम लोग कंसीडर करेंगे तो x k और इसमें एक ऐड कर देंगे। और y की बात करें तो यहाँ पे y k + 1 और यहाँ भी x k + 1 इक्वल टू x k और प्लस यहाँ पे 1 हो जाएगा। y k यहाँ पे आपको देखना है, दोनों में y k देखना है। तो आप देख रहे हैं कि y का वैल्यू क्या है, यहाँ पे r हो गया है, y का वैल्यू क्या हुआ है r हुआ है। तो यहाँ पे जब आर्क हमारा चलता है तो आर्क इस तरह से चलता है, इस तरह से जो है ना आपको इस तरह से मूव करता है। तो यहाँ पे अगर r है तो या तो r यहाँ नेक्स्ट पॉइंट पर जो छोटा सा डिस्टेंस बन रहा है वहाँ पे या तो y कांस्टेंट होगा या नहीं तो y घटेगा, y बढ़ नहीं सकता है, क्या होगा y जो है ना या तो घटेगा या नहीं तो कांस्टेंट रहेगा। दो कंडीशन यहाँ पे हम लोग को मिलेगा। तो यहाँ पे हम लोग को जब p का वैल्यू यानी डिसीजन पैरामीटर का वैल्यू जब यहाँ पे 0 से छोटा होगा तो y एज इट इज रह जाएगा, जो पहले था वही रह जाएगा। लेकिन जब p का वैल्यू 0 से बड़ा या उसके बराबर होगा तो यहाँ पे y का वैल्यू जो है ना यहाँ पे घट जाएगा, बल्कि बढ़ेगा नहीं। और दोनों ही केस में आप देखेंगे x बढ़ेगा, x किसी भी केस में बढ़ेगा, और y का वैल्यू जब p का वैल्यू 0 से छोटा है तो नहीं बढ़ेगा, से एज इट इज रह जाएगा। लेकिन अगर p का वैल्यू 0 या 0 से बड़ा है तो उसका वैल्यू 1 से घट जाएगा। और दोनों ही केस में हम लोग को फिर से नेक्स्ट जो है ना p यानी कि डिसीजन पैरामीटर का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा। और दोनों केस में यहाँ पे डिसीजन पैरामीटर का वैल्यू फाइंड करने के लिए फॉर्मूले अलग अलग हैं। अब यहाँ पे करेंगे p का वैल्यू 0 से छोटा है तो यहाँ पे नेक्स्ट जो p k + 1 जो वैल्यू होगा हो जाएगा p k, और यहाँ पर हो जाएगा +4 इंटू x k का +1 वैल्यू, यानी कि ये वाला वैल्यू, ये वाला जो वैल्यू यहाँ पे आएगा वो वाला वैल्यू, और प्लस यहाँ पे 6 कर देंगे। तो ये नेक्स्ट हम लोग को डिसीजन पैरामीटर मिल जाएगा। और फिर इसको चेक करेंगे कि क्या ये 0 से छोटा है या 0 के बराबर और उससे बड़ा है। लेकिन अगर आपका सेकंड केस में अगर इसमें देखते हैं यहाँ पे अगर p का वैल्यू ग्रेटर देन, अगर एक कंडीशन आप फॉलो करते हैं कि x का और y का वैल्यू यहाँ पे निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे जो p का वैल्यू होगा नेक्स्ट p k + 1 होगा, वो पहले वाला p के मतलब पहले वाला वैल्यू, और उसके बाद यहाँ पे प्लस करेंगे 4 मल्टीप्लाई बाई x का नेक्स्ट वैल्यू x के +1 और माइनस y का नेक्स्ट वैल्यू y के +1,
और प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा 10। तो ये दो वैल्यू, यानी कि हम लोग को करना क्या है यहाँ पे सिंपल में कहें तो सिंपल में हमारे पास यहाँ पे दो कंडीशंस परफॉर्म करना है, जिसमें हमारे पास पहला वाला हो जाएगा कि हमें P यानी कि डिसीजन पैरामीटर का वैल्यू फाइंड करना है, जिसका फॉर्मूला है 3 - 2r। उसके बाद में P का वैल्यू चेक करना है कि क्या वो 0 से छोटा है या 0 से बड़ा या उसके बराबर है। अगर 0 से छोटा है तो हमें x के वैल्यू को 1 से बढ़ा देना है और y एज इट इज रख देना है, और P का नेक्स्ट वैल्यू कैलकुलेट करना है, जिसका फॉर्मूला है pk+1 = pk+4 इंटू एक्स के प्लस 1 प्लस 6। अगर सेकंड केस हम लोग को मिलता है कि अगर p का वैल्यू 0 है या उससे बड़ा है तो हमें x को 1 से बढ़ाना है और y को 1 से घटा देना है, और नेक्स्ट p का जो वैल्यू हमारा होगा वो pk+4 x के+1 माइनस y के+1 और +10। यानी कि ये दोनों फार्मूला को आपको अच्छे से समझ लेना है और याद कर लेना है, और किस केस में कौन से हम लोग p के वैल्यू को फाइंड करेंगे ये आपको समझना है। बस यही आपका जो है ना एल्गोरिथम है। अब इसको अगर आप समराइज करके लिखेंगे, सिंपल करके लिखेंगे, तो आपको स्टेप बाय स्टेप बहुत इजीली समझ में आ जाएगा कैसे आपको लिखना होगा। तो सिंपल में आप कर सकते हैं, यहाँ पे जब एल्गोरिथम वो स्टार्ट करते हैं तो सिंपली कहते हैं स्टेप 1 में क्या होगा, या स्टार्ट, हमारा यहाँ पे प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। स्टेप 2 की अगर बात करें तो स्टेप 2 में हम लोग क्या करेंगे, स्टेप 2 में हम लोग जो है ना जो वैल्यू हम कंसीडर करना है उसको हम लोग कंसीडर कर लेंगे। हम लोग यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं कि जो कोऑर्डिनेट है यानी कि सेंटर का कोऑर्डिनेट है, सेंटर कोऑर्डिनेट, ये वैल्यू हमारे पास क्या है, x1 और y1 है, एंड रेडियस जो है ना रेडियस r है, रेडियस r है। तो यहाँ पे हमें वैल्यू क्या माना है, यहाँ पे कंसीडर कर लेना है कि हमारे पास जो x1 का वैल्यू है वो 0 है, और y1 का वैल्यू क्या है हमारे पास r का वैल्यू जो भी होगा वो हम लोग ले लेंगे। यहाँ पे स्टेप अगर 3 की बात कर लेंगे तो स्टेप 3 में हम लोग क्या लिख देंगे कि यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट करना है डिसीजन पैरामीटर, यानी कि कैलकुलेट डिसीजन पैरामीटर, जिसका नाम हम लोग यहाँ पे कंसीडर कर लेंगे P, और इसका फॉर्मूला हो जाएगा 3 - 2r। बस यहाँ पे तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद अब हमारे पास P जब मिल जाता है तो वहां से हम लोग को जो है ना यहाँ पे कंडीशन पुट करना होता है कि यहाँ पे स्टेप 4 में कर लेंगे, स्टेप 4 इफ P इज ग्रेटर देन 0, सॉरी यहाँ पे P का हम लोग पहले लेस देन वाला कंडीशन यहाँ पे ले लेते हैं, क्या लेस देन 0 है। अगर P का वैल्यू यहाँ पे P लेस देन 0, अगर लेस देन 0 है तो हमें क्या करना है, x के वैल्यू को अभी हम लोग देखे थे कि x के वैल्यू को 1 से क्या करना है, बढ़ा देना है, और y के वैल्यू को एज इट इज रख देना है। यानी कि x के वैल्यू को x के+1 है क्या, तो हम लोग जो है ना यहाँ पे कंसिडर किए हैं पहले x1 और y1। तो x1 को हम लोग यहाँ पे xk मान लेते हैं और y1 को हम लोग yk मान लेते हैं। तो xk+1 यानी कि नेक्स्ट वैल्यू x का नेक्स्ट वैल्यू xk+1 हो रहा है और y का नेक्स्ट वैल्यू yk+1 हो रहा है। मतलब यह है कि हम लोग a कंसिडर कर लिए हैं, तो a के बाद जो है ना जो नेक्स्ट पॉइंट होगा इसका कोऑर्डिनेट xk+1 और yk+1, फिर उसके नेक्स्ट कोऑर्डिनेट निकालेंगे, फिर नेक्स्ट कोऑर्डिनेट और यहाँ पे b तक आएंगे। बस ये है, इसको हम लोग पहले भी ब्रेजनेहम जो है ना लाइन ड्राइंग देखे, रेडियल लाइन ड्राइंग देखे, उसको हम लोग यहाँ पे कंसिडर कर चुके हैं। अगर आप उसको देखे हैं पहले से तो आपको इजीली यहाँ पे क्लियरली समझ में आ रहा होगा। तो इसका वैल्यू हम लोग का हो जाएगा एक्स के और प्लस इसमें 1 का इंक्रीमेंट, और y के +1 क्या हो जाएगा, एज इट इज रह जाएगा। अब यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको p के वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो नेक्स्ट जो p होगा, अभी तो p आपके पास था तो इसको हम लोग यहाँ पे क्या कंसीडर कर लिए कि pk है, इसका वैल्यू क्या है, pk के बराबर है। तो यहाँ पे pk+1 इसका नेक्स्ट वैल्यू क्या हो जाएगा, तो इसका फॉर्मूला है pk और +4 इंटू xk+1, और यहाँ पे प्लस क्या हो जाएगा 6। इस फॉर्मूला का कैलकुलेट कर लेंगे। अगर मान लीजिए कि अगर यहाँ पे p का वैल्यू 0 के से छोटा नहीं है तब क्या होगा, तो नेक्स्ट कंडीशन इसमें क्या हो जाएगा कि p का वैल्यू क्या होगा, बड़ा होगा, नहीं तो बराबर होगा 0 के। और इस केस में हमारे पास x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 से बढ़ जाएगा, और y का वैल्यू, x का वैल्यू जो होगा हमारे पास वो x के जो पहले वाला वैल्यू था उसमें 1 बढ़ा देंगे, और y का वैल्यू yk+1 इसमें क्या करेंगे, y के में से 1 घटा देंगे, जो पहले वाला था उसमें से 1 घटा देंगे, और उसके बाद में यहाँ पे हम लोग p के वैल्यू का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। यानी कि यहाँ पे अगर नेक्स्ट वैल्यू pk+1 इस केस में निकालेंगे तो हमारे पास हो जाएगा pk+4 इंटू एक्स का नेक्स्ट वैल्यू और माइनस
y का नेक्स्ट वैल्यू और यहाँ पे प्लस क्या हो जाएगा 10, बस ये कंडीशन करना है। अब ये स्टेप चलते जाएगा चलते जाएगा चलते जाएगा। यहाँ पे स्टेप 4 तक हम लोग कैलकुलेट कर लिए हैं। स्टेप 5 में आप क्या करेंगे, स्टेप 4 तो चला दिए हम लोग, तो स्टेप 5 में आपको कुछ नहीं करना है। स्टेप 5 में आपको करना क्या है कि इस स्टेप को कब तक चलाना है, तो इस स्टेप को हमें तब तक चलाना है जब तक कि x का वैल्यू बड़ा या बराबर ना हो जाए y के। क्योंकि आप देखेंगे कि हम लोग कैलकुलेट करें x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू r, तो r तो कुछ ना कुछ होगा और x 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो दोनों वैल्यू जब बराबर हो जाएगा तो वहां पे जाकर हम लोग स्टॉप कर जाएंगे, यानी कि x का वैल्यू या तो बड़ा हो जाएगा y से तब रुक जाएंगे, अन्यथा x का वैल्यू y के बराबर हो जाएगा तब यहाँ पे हम लोग रुक जाएंगे। और उसके बाद अगर आपके सेंटर का कोऑर्डिनेट वहां पे देखना है कि अगर सेंटर का कोऑर्डिनेट आपका अगर 0 0 है 0 0 है तो एज इट इज आंसर हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए कि किसी केस में सेंटर का कोऑर्डिनेट जो है ना 0 0 नहीं है, अगर मान लीजिए वहां पे 2 और 3 है, 2 और 3 है, तो इस केस में आपको जो भी पॉइंट्स मिलेंगे इंटरमीडिएट पॉइंट्स, उसमें जो है ना सब में x वाले में 2 जोड़ेंगे और y वाले में 3 जोड़ देंगे। हर पॉइंट में अगर मान लेते हैं हमारे पास एक पॉइंट मिला है 1 और 2, दूसरा पॉइंट मिला है 2 और 2, तीसरा पॉइंट मिला है 3 और 2, और तीसरा चौथा पॉइंट मिला 4 और 4, इस तरह का वैल्यू मिला, तो हम लोग इस वक्त कैलकुलेट करेंगे तो इसमें ऐड कर देंगे इसको, तो इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पे जाएगा 3 और 5, इसमें ऐड कर देंगे तो यहाँ पे जाएगा 4 और 5, यहाँ पे हो जाएगा आपको, यहाँ पे 5 और हो जाएगा 4, और यहाँ पे हो जाएगा आपको 6 और 7, इस तरह का हमको कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। अगर कोऑर्डिनेट का वैल्यू स्टार्टिंग कोऑर्डिनेट आपका 0 0 नहीं है तब, लेकिन अगर 0 0 है तो जो मिला है आपको वही कर देना है। तो यहाँ पे हम लोग को स्टेप 5 क्या हो गया, स्टेप 5 में हम लोग हो गया जब तक हम लोग करते रहेंगे तब जब तक कि हमारा x का वैल्यू बड़ा या बराबर ना हो जाए y को। और स्टेप 6 में हम लोग सिंपली क्या करेंगे, स्टेप 6 में हो जाएगा स्टॉप। तो ये हमारा सिंपल एल्गोरिथम है ब्रेजनहम्स लाइन सर्कल ड्राइंग एल्गोरिथम्स। अब हम लोग ये एल्गोरिथम समझ गए हैं, तो अब हम लोग इससे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं जिससे कि और भी हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो ये हमारे पास क्वेश्चन यहाँ पे है, गिवन द सेंटर पॉइंट कोऑर्डिनेट्स 0 0, सेंटर पॉइंट कोऑर्डिनेट्स का यहाँ पे 0 0 है, रेडियस क्या है 8 है, यूजिंग ब्रेजनहम्स सर्कल ड्राइंग एल्गोरिथम जनरेट ऑल द पॉइंट्स टू फॉर्म ए सर्कल, यानी कि सारे पॉइंट्स को आपको कैलकुलेट करना है जिससे कि सर्कल जो है ना फॉर्मेशन हो रहा है। तो हम लोग देखें कि इसको जो हम लोग 8 पार्ट में डिवाइड कर रहे थे, 8 पार्ट में डिवाइड करते, ये सेंटर हो गया, और हमें जो है ना इसके वैल्यू को, एक ऑक्टेंट के वैल्यू को हम लोग को फाइंड करना होता है। तो अंतिम में हम लोग इसका ट्रिक भी देखेंगे, पहले एक ऑक्टेंट का फाइंड करते हैं और दूसरा ऑक्टेंट कैसे हम लोग फाइंड करेंगे उसको हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। ये पॉइंट हमारा हो गया ए, ये हो गया हमारा बी। अब यहाँ पे देखेंगे जो आपका वैल्यू जो है ना, यानी कि x1 और y1 का जो आपका वैल्यू यहाँ पे कोऑर्डिनेट दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है 0 और 0, और r का वैल्यू आपका कितना दिया हुआ है 8, ये वैल्यू आपका 8 हो गया। अब यहाँ पे हम लोग वैल्यू को जब कैलकुलेट करेंगे तो क्या कहाँ से शुरुआत करेंगे, स्टेप 1 में स्टार्ट हो जाएगा। स्टेप 2 में हम लोग क्या कर रहे थे, तो हम लोग कर रहे थे स्टेप 2, यहाँ से हम शुरू करते हैं स्टेप 2 में कि x1 का वैल्यू हम लोग कंसिडर करेंगे 0 और y1 का वैल्यू r के बराबर यहाँ की 8 है, तो x1 और y1 हमें स्टार्टिंग का मिल गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद हम लोग स्टेप 3 में, स्टेप 1 में आप यहाँ पे भूलेंगे नहीं, स्टेप 1 में हम लोग क्या लिखे हैं, तो स्टेप 1 में यहाँ पे हो जाएगा स्टार्ट, ठीक है। और स्टेप 2 स्टेप 3 में हम लोग को क्या करना है कि p के वैल्यू को डिसीजन पैरामीटर कैलकुलेट करना है। तो डिसीजन पैरामीटर का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं 3 माइनस 2r, तो यहाँ पे p का वैल्यू हो जाएगा 3 माइनस 2 इंटू r, और वैल्यू हो जाएगा 3 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई r का वैल्यू 8 है, तो 8 2 16 माइनस 3 माइनस यहाँ पे 13, यानी कि हमारे पास जो स्टार्टिंग p का वैल्यू मिला है इनिशियल, उसका वैल्यू हो गया -13। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे कि p का वैल्यू जो है ना बड़ा है 0 से, बराबर है 0 से, 0 के, या फिर छोटा है 0 से। तो स्टेप 4 में यहाँ पे हम लोग कंसीडर कर लेंगे, पहले हम लोग यहाँ पे p का वैल्यू देख रहे हैं कि क्या 0 से छोटा है, यस ये क्या है 0 से छोटा है, तो हम लोग को ग्रेटर देन इक्वल टू वाला में जाना ही नहीं है, सेम यही कंडीशन हम लोग को यहाँ पे मिल गया। तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, तो x के प्लस 1 का वैल्यू x के, और इसमें 1 का इंक्रीमेंट कर देते हैं, और y के का वैल्यू यहाँ पे k प्लस 1 का वैल्यू एज इट इज रह जाता है, और p हम लोग नेक्स्ट जो निकालते हैं p के प्लस 1 इक्वल टू यहाँ पे जाता है p के, और यहाँ पे जाता है प्लस 4 इंटू एक्स के प्लस 1,
और +6, ये हम लोग का कंडीशन था लेस देन अगर 0 होता है तो। अब इस केस में हम लोग वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे एक्स के का मतलब क्या हो गया कि आपका y1, यहाँ पे 0 0 है स्टार्टिंग में, तो ये आपका हो गया एक्स के, और यहाँ पे हो गया क्या वाई के। ठीक उसी प्रकार से r का वैल्यू क्या है आपका 8 है, तो यहाँ पे p का वैल्यू स्टार्टिंग में क्या है, p का वैल्यू स्टार्टिंग में है -13, तो यहाँ पे p का वैल्यू स्टार्टिंग में क्या हो गया pk हो गया, बाद में ये चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे xk का वैल्यू क्या है, स्टार्टिंग में 0 है, तो यहाँ पे हो गया 0 + 1, ये वैल्यू आपका आ गया 1। नेक्स्ट yk का वैल्यू क्या है, y का वैल्यू 0 है, तो एज इट इज 0 यहाँ पे ये रह जाएगा। अगर हम लोग pk + 1 का वैल्यू निकालेंगे, तो pk का वैल्यू स्टार्टिंग में कितना है, तो -13 + 4 मल्टीप्लाई बाई xk + 1। देखिए xk + 1 क्या आया है, अभी xk + 1 यहाँ पे आ चुका है 1, तो 1 और +6, तो 6 और +4 कितना हो जाएगा 10, और +13 यहाँ पे टोटल आपको वैल्यू आ गया फिर से -3, जो कि लेस देन 0 है। अगेन अगेन क्या है, लेस देन 0 है, तो फिर से वही फॉर्मूला लग जाएगा। मतलब ये है कि हमारे पास अगर हम एक चार्ट यहाँ पे ड्रॉ करते हैं ऑक्टेंट का, तो पहला हो जाएगा हमारे पास पीके, क्योंकि पीके के बाद ही हम लोग कोई भी कंडीशन को यहाँ पे चेक कर पा रहे हैं। तो पहले वैल्यू हम लोग निकालेंगे इनिशियल पी का वैल्यू, यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा पहले पी का वैल्यू, उसके बाद हो जाएगा हमारे पास एक्स के +1, पी के +1 फाइंड कर लेंगे, एक्स के +1 नहीं बल्कि यहाँ पे पी के +1 फाइंड कर लेंगे। उसके बाद हम लोग एक्स के +1 और वाई के +1, और हमारे पास इनिशियल जो है ना एक्स के और वाई के हमारे पास पता है पहले से, तो ये हमारा जो है ना एक चार्ट बन जाता है, और इस तरह से हम लोग वैल्यू को बहुत ही इजीली कैलकुलेट कर पा लेंगे। और यहाँ पे एक्स के का वैल्यू स्टार्टिंग में क्या है, तो 0 है, वाई के का वैल्यू क्या है, वाई के का वैल्यू 0 है, एक्स के का वैल्यू भी 0 है, और पी के का वैल्यू क्या है, यहाँ पे पी के का वैल्यू -13 है, पी के का वैल्यू -13 है, जिसको हम लोग यहाँ पे इजिली जो है ना नीचे में कंसीडर कर ले रहा है टेबल में। तो यहाँ पे -13 वैल्यू आ गया है पीके का, और यहाँ पे pk +1 कैलकुलेट करके कितना आ गया, -3 आ गया है। x के +1 कितना है 1, और y के +1 कितना है, तो 0 आया है, जो हम लोग पहला कंडीशन कंप्लीट कर लिए। अब इसके बाद हम लोग फिर से जो pk +1 वैल्यू निकाले हैं, तो यहाँ पे -3 आ गया है, -3 0, फिर वही कंडीशन है। इसमें क्या कंडीशन लगाते हैं कि अगर 0 से छोटा होता है p का वैल्यू, तो x 1 से बढ़ जाता है, तो ये 2 हो जाएगा, और y एज इट इज रह जाता है, तो ये 0 ही रह जाएगा। अब आगे बढ़ेंगे, हम लोग फिर से p का वैल्यू कंसीडर करेंगे। अब इस केस में हम लोग निकालेंगे pk का वैल्यू यहाँ पे इस फॉर्मूला से, तो pk अभी कितना है, -3 है, +4, और x के +1 भी कितना आ गया, तो यहाँ पे देखिए 2 आ चुका है, तो मल्टीप्लाई यहाँ पे हो जाएगा 2 और +6 हो जाएगा, तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा 4 2 8 +6 14, और -3, तो यहाँ पे हो जाएगा 13। क्लियर है। यहाँ पे आपको जो है ना यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा 6 + 5, यहाँ पे 13 हो जाएगा, तो यहाँ पे सॉरी 4 2 8 +6 14 हो जाएगा, और -3 काउंट यहाँ पे करेंगे, तो यहाँ पे 11 हो जाएगा, 13 नहीं बल्कि यहाँ पे क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा, जो कि वैल्यू पॉजिटिव में आ रहा है, जो वैल्यू क्या हो रहा है पॉजिटिव में आ रहा है, और एक ग्रेटर देन 0 हो रहा है। तो यहाँ पे हमारा pk +1 वैल्यू कितना भी आ गया, हमारे पास 11। स्टार्टिंग में p का वैल्यू क्या, -13 शुरू किए, फिर 3 आया, फिर हम लोग बढ़ाए, यहाँ पे वैल्यू हमारे पास 11 आ चुका है, ये हमारे पास वैल्यू 11 आ चुका है। अब यहाँ पे जब 11 आ गया है, तो हमारे पास पॉजिटिव वाला केस आ गया, यानी कि ये केस आ गया कि p इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 वाला केस आ गया, और इस केस में हम लोग x को जो है ना 1 से बढ़ा देते हैं, x के +1 कर देते हैं, y को भी 1 से घटा देते हैं, y के -1 कर देते हैं, और यहाँ पे आपका जाएगा pk का वैल्यू जो होता है ना, pk +1 का वैल्यू p, यहाँ पे जाएगा क्या k, और +4 इंटू एक्स के +1 माइनस वाई के +1, और यहाँ पे प्लस में क्या होता है 10 जाता है। अब यहाँ पे देखिए वाई के का वैल्यू स्टार्टिंग में क्या है, वाई के का वैल्यू हम लोग क्या कंसिडर किया, 8 कंसिडर किया है, यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पे 8 कंसिडर किया है, तो ये भी क्या हमारा एज इट इज 8 रह जाएगा। स्टार्टिंग देखिए हम लोग यहाँ पे वैल्यू जो है ना वाई के का वैल्यू यहाँ पे कंसिडर किए हैं
y1 यानी कि y का क्या हो गया 8 हो गया। तो 8 से वो घटते हुए आएगा और x क्या हो जाएगा बढ़ते हुए जाएगा, तो एक पॉइंट पे क्या हो जाएगा दोनों इक्वल हो जाएगा, वहां पे हम लोग स्टॉप कर जाएंगे। अब इस केस में जो हमारा यहाँ पे p का वैल्यू यानी कि 11 जो है ना ये बड़ा हो गया है 0 से, तो इस केस में होता है x बढ़ जाता है तो x 3 हो जाएगा और y क्या हो जाता है घट जाता है, तो ये घट जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे p का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे इस केस में। अब तो यहाँ पे हम लोग इस फॉर्मूला को लगाएंगे, तो यहाँ पे 11 है अभी +4 और x के +1 अभी कितना है तो 3 है, और यहाँ पे -7 हो जाएगा आपका y के +1 और +10। तो 3 -4 7 कितना हो जाएगा -4, -4 इंटू 4 कितना हो जाएगा -16, और -16 और प्लस दिस कितना हो जाएगा तो यानी -6 और -6 और हम प्लस कर देंगे 11 में तो हमारे पास हो जाएगा वैल्यू 5। तो ये वैल्यू हमारे पास आ गया 5। अब जब वैल्यू 5 आ गया तो ये भी क्या हो गया ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 है, तो जब ग्रेटर देन 0 होता है तो x के +1 वैल्यू क्या होता है बढ़ता है, यानी कि x हमेशा बढ़ते जाएगा 1 से, और इस केस में y 1 से घट जाता है तो ये कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। अब फिर से जो हम लोग पी के का वैल्यू को कंसीडर करेंगे यानी कि नया निकालेंगे, तो इस केस में अभी क्या है पी के का वैल्यू यहाँ पे 5 है, तो 5 है यहाँ पे, तो इस केस में हमारे पास यहाँ निकाल लेते हैं, तो पी के +1 इक्वल टू 5 हो गया और +4, और अभी क्या है 4 है यहाँ पे x के +1 का वैल्यू, -6 है, उसके बाद +10 हो जाएगा, तो यहाँ पे वैल्यू हमारा आ जाएगा 4 -6 -2 मल्टीप्लाई बाई 8 -8 -8 +10 2 हो जाएगा, और 2 + 5 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू अब हमारे पास मिल गया 7, और जब भी फिर से प्लस हुआ ये p तो ये बढ़ जाएगा 1 से और एक हट जाएगा 1 से। क्लियर है? तो हमारे पास ये कोऑर्डिनेट अब आ गया, हम देख लिए कि दोनों वैल्यू क्या यहाँ पे मैचिंग हुआ, x इक्वल टू वाई हमारे पास यहाँ पे वैल्यू मिल गया, यानी कि यहाँ पे x के +1 और y के +1 क्या हो जाएगा यहाँ पे इक्वल हो गया। अब इक्वल हो गया तो हमें आगे बढ़ने की जरूरत नहीं, यानी कि एक ऑक्टेंट का वैल्यू हम लोग सक्सेसफुली कंसिडर कर लिए, जिसमें आपका एक ऑक्टेंट इस तरह का हो गया यहाँ से यहाँ तक हो गया, जिसमें आप स्टार्टिंग का वैल्यू क्या कंसिडर कर दिया उसको हम लोग यहाँ पे इंडिकेट कर देते हैं, प्लॉट कर देते हैं ग्राफ। यहाँ पे आपका पहला पॉइंट का वैल्यू आपको हम लोग कंसिडर करते हैं 0 और 8। उसके बाद में सेकंड पॉइंट हमारे पास कौन आ गया है, तो यहाँ पे देखिए आपको 1 और 8, यानी कि यहाँ पे 1 और 8। थर्ड पॉइंट हमारे पास आ गया यहाँ पे, आप देखेंगे तो यहाँ पे 2 और 8, 2 और 8। अगर फोर्थ पॉइंट की बात करेंगे यहाँ पे तो 3 और 7, 3 और यहाँ पे 7, 3 और 7 हो गया। उसके बाद में है फिफ्थ पॉइंट 4 और 6, 4 और 6, 4 और 6, और लास्ट पॉइंट हमारे पास यहाँ पे आ गया 5, 5। तो ये हमारा जो है ना कंप्लीट जो है ना आपका एक ऑक्टेंट हम लोग फाइंड कर लिए। मतलब ये है कि हम लोग अभी तक सिर्फ और सिर्फ सर्कल के 1/8 पार्ट को ही कंप्लीट कर पाए हैं, तो बाकी रिमेनिंग का ट्रिक क्या है उसको हम लोग समझते हैं आगे कैसे निकालेंगे। तो अगर हमारे पास एक ऑक्टेंट निकल गया तो दूसरा ऑक्टेंट हम लोग ट्रिक से बहुत ही इजीली फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग उसका एक चार्ट बना करके देख लेते हैं, बहुत ही आसान है। यहाँ पे हम लोग एक टेबल के माध्यम से उसको कैलकुलेट करते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास टेबल हो गया और यहाँ पे वैल्यू को हम लोग फाइंड करेंगे। फर्स्ट ऑक्टेंट का हमारे पास वैल्यू जो मिला हुआ है फर्स्ट ऑक्टेंट में उसको रखते हैं और सेकेंड ऑक्टेंट को फाइंड करते हैं। तो फर्स्ट ऑक्टेंट का हम लोग वैल्यू निकाले क्या है, तो यहाँ पे x के +1 और y के +1। यहाँ पे उसके जो है ना नेक्स्ट ऑक्टेंट हमारा जो है ना x के +1 और y के +1 हम लोग को नेक्स्ट वैल्यू हम लोग को फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि स्टार्टिंग में हमारा पहले वैल्यू क्या था, तो यहाँ पे 0 और 8 था। क्लियर है? फर्स्ट ऑक्टेंट हमारा निकल चुका है। सेकंड यहाँ पे हुआ है 1 और 8 हुआ है, यहाँ पे देखते जाएंगे यहाँ पे। उसके बाद जो है ना आपको 2 और 8 हुआ है, 2 और 8 हो गया है। उसके बाद हमारे पास वैल्यू 3 और 7 हो गया है, 3 और 7 हो गया है। फोर्थ हमारा हो गया 4 और 6 हो गया है, 4 और 6, और लास्ट में हमारे पास 5 और 5 आया है। तो ये जो वैल्यू निकला है हमारे एक ऑक्टेंट का वैल्यू निकला है, मतलब ये हम कहें यहाँ पे हम इसको जो है ना अब इसको हम रिमूव करके और न्यू जो है ना यहाँ पे हम चार्ट आपको बना कर दिखा देते हैं। ये वैल्यू कहाँ तक हम लोग कैलकुलेट किए हैं उसको देख लीजिए। तो ये वैल्यू हम लोग कैलकुलेट किए हैं, अगर ये हमारे पास पूरा जो है ना ये एक सर्कल हम बना ही देते हैं यहाँ पे,
ये एक सर्कल अगर होता है, अगर ये सेंटर है तो ये वाला हम लोग जो डिवाइड किए हैं इस तरह से, तो यहाँ पे कंप्लीट डिवीजन हम कर ही लेते हैं इस तरह से। तो हम लोग ये वाला वैल्यू को कैलकुलेट करने में सक्षम हुए। यहाँ से यहाँ तक वैल्यू हम लोग मतलब कि इतना का हम लोग ड्रॉ कर लिए। अभी तक जो आप टेबल में देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक हम लोग ड्रॉ कर लिए हैं, ए से बी तक। अब हम यहाँ पे देखते हैं बी से सी तक जाने के लिए, यानी कि अगर हम कहें कि हम ए से बी अगर हम बना लिए हैं तो बी से सी जस्ट उसका उल्टा कर देंगे तो हो जाएगा, क्योंकि दोनों क्वाड्रेंट देखिए 4 क्वाड्रेंट होता है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये आपका जो है ना सेकेंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में पूरा यहाँ से यहाँ तक वैल्यू जो है ना दोनों एक्स और वाई का क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो जब हम लोग इसका वैल्यू फाइंड कर लिए हैं तो हमें निकालना क्या है, इसका वैल्यू निकालना है। तो सिंपली इसको जस्ट पलट देंगे। तो पलटेंगे कैसे, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 8 और 0, यहाँ पे 8 और 1, यहाँ पे 8 और 2, यहाँ पे 7 और 3, और यहाँ पे आपका हो जाएगा 6 और 4, और यहाँ पे 5 और 5 बस हो गया। तो हमारा जो है ना ये वैल्यू जो हम लोग कैलकुलेट किए, ये वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर लिए यहाँ पे, और ये वाला जो वैल्यू हम लोग कैलकुलेट किए वो आपको यहाँ से यहाँ तक है। क्लियर है। तो ये हमारा कंप्लीट जो है ना एक क्वाड्रेंट फाइंड कर लिए। और जब एक क्वाड्रेंट हम लोग फाइंड कर लेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट हम लोग को फाइंड करना है। तो सेकंड क्वाड्रेंट फाइंड करना और भी इजी है। सेकंड क्वाड्रेंट हमारा जो है ना यहाँ पे ये वाला है, ये वाला हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है। और इसमें क्या होता है हम लोग जानते हैं कि x निगेटिव होता है, x क्या होता है निगेटिव, और y क्या होता है पॉजिटिव होता है। तो सिंपली इसमें जो भी वैल्यू आया हुआ है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, उसमें जो है ना अगर आप x वाले, और ये भी क्या होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट का सेकंड क्वाड्रेंट में अगर आता है तो हम लोग आता है जितना भी x वाला वैल्यू है यानी कि स्टार्टिंग वैल्यू है सब में माइनस माइनस कर देंगे। यहाँ पे इसमें जो है ना सब में यहाँ पे माइनस कर देंगे, माइनस 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 माइनस, और फिर इसमें माइनस कर देंगे। तो ये हमारा वैल्यू किसका हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट हो गया। सिंपल हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट का हो गया। अभी हमारा वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट का वो निकल गया। अब हम निकालते हैं थर्ड क्वाड्रेंट का। थर्ड क्वाड्रेंट कैसे निकालेंगे, तो थर्ड हमारा ये वाला, और यहाँ पे हम जानते हैं x भी निगेटिव और y भी निगेटिव होता है। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे सिंपली कि x वाला तो नेगेटिव यहाँ पे हम लोग बना लिए हैं, y वाला को भी निगेटिव कर लेंगे। सब में क्या होता है नेगेटिव साइन यहाँ पे ऐड कर देंगे, यहाँ पे y वाला में नेगेटिव साइन ऐड कर देंगे। तो हमारा ये थर्ड क्वाड्रेंट का हमारा कोऑर्डिनेट निकल गया। ठीक उसी प्रकार से फोर्थ क्वाड्रेंट में देखेंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में x जो है ना आपका क्या होता है, तो x हमारा होता है पॉजिटिव और y होता है नेगेटिव। तो यहाँ पे सिर्फ क्या होगा y नेगेटिव होगा, तो यहाँ पे y वाला को नेगेटिव रखेंगे और x वाला को हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे पॉजिटिव कर देंगे। x वाला को हम लोग यहाँ पे पॉजिटिव कर देंगे। बस हो गया हमारा जो है ना यही ट्रिक है सभी क्वाड्रेंट निकालने का। लेकिन मेनली हम लोग क्या करते हैं एक क्वाड्रेंट का एक ऑक्टेट का हम लोग वैल्यू पहले फाइंड करते हैं। तो हम समझते हैं कि आपका जो ये ब्रेजनहम सर्कल ड्राइंग एल्गोरिथम है इसको इजीली आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे।